नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 38, 54, 80, 110 बचे। तो देखिए हमें भाग क्या चीज़ से देना है, हमें भाग देना है 48, 64, 90, 120 से, और शेष क्या बच रहा है, शेष बच रहा है 38, शेष क्या बच रहा है 38, 54, 80, 110। अब देखिए हम यहाँ डिफरेंस लेंगे, हम यहाँ डिफरेंस लेंगे तो देखिए हम यहाँ अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10। हम यहाँ डिफरेंस लेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 10, और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ भी निकल के आ जाएगा 10, और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए सभी जगह हमारा बराबर डिफरेंस निकल के आ रहा है, और हमसे पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 64, 90, 120 से भाग देने पर शेष क्रमशः 38, 54, 80, 110 बचे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं हम उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा उस एलसीएम में से इस बराबर डिफरेंस को हम माइनस करेंगे, और वहां से जो हमारा संख्या निकल के आएगा वही सबसे छोटा संख्या होगा जिसे 48, 64, 90, 120 से भाग देने पर शेष क्रमशः हमारा 38, 54, 80, 110 बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम भाग दे रहे हैं 48, 64, 90, 120 से, तो हम सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए 120 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए उसके बाद क्या है, 90 है। अब देखिए हम 90 का फैक्टर करेंगे, 90 का फैक्टर तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा है 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 15, 15 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी हमें जो है एक 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है 64 है। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 ये हमारा क्या है 8 है, हमें एक 8 लेना पड़ेगा, यानी हमें लेना पड़ेगा 2 गुने 2 गुने 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए 48, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है 8, 8 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, 16 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48, यानी 48 हमारा है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 8 गुने 8 क्या हो जाएगा 64, 64 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, 64 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 320, और 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 9। अब देखिए 320 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 18 के 8 हाथ में 1, 27 एक 28 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 2880। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में से 2880 में से जो हमारा सेम डिफरेंस बच रहा था उस डिफरेंस को हम माइनस करेंगे, और यहाँ से जो हमारी संख्या निकल के आएगी, यहाँ से हमारी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगी 2870। ये सबसे छोटी संख्या होगी जिसे 48, 64, 90, 120 से अगर हम भाग देंगे तो शेष क्रमशः 38, 54, 80, 110 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2870। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उसमें एक संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, जोड़ी गई नई संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 7 संख्या का हमें औसत कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। जब हम एक नई संख्या शामिल कर रहे हैं यानी अब संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। जब हम एक नई संख्या शामिल कर रहे हैं तो औसत कितना हो जा रहा है, औसत हो जा रहा है 9। जब हम एक नई संख्या शामिल कर रहे हैं तो औसत कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। देखिए पहले औसत कितना था, 7 संख्या का औसत कितना था 8 था, जब हमने एक नई संख्या शामिल कर लिया तो औसत कितना हो गया 9 हो गया, यानी औसत जो है 1 से बढ़ गया, औसत जो है 1 से बढ़ गया। तो देखिए जो नई संख्या हमारी शामिल हुई होगी वह संख्या औसत 9 बनाने के लिए औसत में अपने लिए 9 रखी होगी, अपने लिए 9 रखी होगी।
बाकी के 7 संख्या को 1 से बढ़ाई होगी, यानी बाकी के 7 संख्या को 1 गुने 7 दी होगी, यानी यहाँ से अगर हम इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारी नई संख्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, यानी नई संख्या क्या होगी 16 होगी। नई संख्या क्या होगी 16 होगी। अगर हम 16 को 7 संख्या का औसत 8 है, अगर हम उसमें 16 ऐड कर लेंगे एक नई संख्या तो हमारा 8 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो हमें सबसे पहले वर्तमान में दोनों की आयु निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम वर्तमान में दोनों की आयु कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में वर्तमान का हमें औसत दिया हुआ है। हमें वर्तमान का औसत कितना दिया हुआ है। हमें वर्तमान का औसत दिया हुआ है 21 वर्ष। हमें वर्तमान का औसत कितना दिया हुआ है 21 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से वर्तमान का योग निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का योग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ लोग कितने हैं 2 लोग हैं। तो अगर हम औसत में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोनों के आयु का योग निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा। यानी दोनों के आयु का योग क्या निकल के आ गया 42 वर्ष निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में माँ और पुत्री के हमें क्वेश्चन में क्या दिया है आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है 5:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में माँ की उम्र अगर 5 यूनिट है तो पुत्री की उम्र कितना है 1 यूनिट है। तो देखिए हम यहाँ से अगर दोनों के आयु का अगर हम योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6 यूनिट निकल के आ जाएगा। योग क्या निकल के आ जाएगा 6 यूनिट। जबकि यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आया 42 वर्ष। यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 42 वर्ष होगा। इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 42 वर्ष। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 7 वर्ष होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 7 वर्ष। तो हम यहाँ से अगर हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 वर्ष। यानी वर्तमान में पुत्री की आयु अगर 7 वर्ष होगी तो माँ की आयु कितना होगी 35 वर्ष। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का हमसे रेशियो पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 5 वर्ष बाद दोनों के आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि होगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद माँ कितनी की हो जाएगी 40 वर्ष की। 5 वर्ष बाद माँ हो जाएगी 40 वर्ष की और 5 वर्ष बाद पुत्री कितनी की हो जाएगी 12 वर्ष की हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से अगर इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 10 बार में और ये 4 से जाएगा 3 बार में। यानी यहाँ से 5 वर्ष बाद का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 10:3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हो तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 पुरुष। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 पुरुष किसी खेत की कटाई 14 दिन में कर सकते हैं अथवा 18 महिलाएं उसी खेत की कटाई 14 दिन में कर सकती हैं। तो हमसे पूछ रहा है 8 पुरुष और 16 महिला मिल के उस खेत की कटाई कितना दिन में कर पाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले एक पुरुष और एक महिला के इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ से 14 से 14 काट सकते हैं। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 2 बार में। ये 6 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं M/W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। यानी एक पुरुष का इफिशिएंसी अगर 3 यूनिट होगा तो एक महिला का इफिशिएंसी कितना होगा 2 यूनिट। अब देखिए या तो हम यहाँ M का वैल्यू पुट कर लें या हम यहाँ W का वैल्यू पुट कर लें। किसी हम एक का वैल्यू पुट करके यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ M का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ M का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 3 × 14। हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ गया 12 × 3 × 14। अब देखिए इस वर्क को हमें किससे कराना है 8 पुरुष और 16 महिला से मिलकर कराना है। अब देखिए एक पुरुष का इफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट। तो 8 पुरुष का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 पुरुष का इफिशिएंसी हो जाएगा 24 यूनिट। एक महिला का इफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट। तो 16 महिला का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 32 यूनिट। गुने हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 12 × 3 × 14 इक्वल टू इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 56 × x। अब देखिए 14 से 56 कितने बार में जाएगा 4 बार में। 4 से 12 कितने बार में जाएगा 3 बार में। हम 3 में 3 से गुणा करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 9। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा
x निकल के आ जाएगा 9 दिन। x क्या निकल के आ जाएगा 9 दिन, यानी हमारा क्या निकल के आ गया कि 8 पुरुष और 16 महिला मिल के उस खेत की कटाई कितना दिन में कर पाएंगे, 9 दिन में कर पाएंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक मर्तबान में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान में आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी। हमें क्या निकालना, आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में मिश्रण का रेशियो क्या दिया है, A और B का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 4:1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर, अब देखिए अगर इस मिश्रण में से हम 10 लीटर निकाल लेंगे, अगर हम इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लेंगे तो जो हमारा शेष मिश्रण बचेगा उसमें भी A और B का हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो हमारा 4:1 ही होगा। रेशियो क्या होगा 4:1। हमारा चेंज क्या हो जाएगा, केवल आयतन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ जो मिश्रण का आयतन होगा उसकी अपेक्षा यहाँ जो है 10 लीटर कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि जितना हम मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही जो है हम इसमें B ऐड कर रहे हैं, यानी हम इसमें 10 लीटर जो है B ऐड कर रहे हैं। उसके बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, A और B के बीच का रेशियो कितना हो जा रहा है, रेशियो हो जा रहा है 2:3। अब देखिए हम यहाँ क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, यहाँ जो हमारा शेष मिश्रण है हम उस मिश्रण में क्या ऐड कर रहे हैं, B ऐड कर रहे हैं, यानी इस शेष मिश्रण में जो हमारा A का मात्रा होगा B ऐड करने के बाद भी हमारा A का मात्रा उतना ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ A कितना है 4 यूनिट और B कितना है 1 यूनिट, और जब हम इसमें B ऐड कर रहे हैं तो यहाँ A कितना हो जा रहा है 2 यूनिट हो जा रहा है और B कितना हो जा रहा है 3 यूनिट, जबकि हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, B ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ जितना हमारा A होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ A कितना है 4 यूनिट, तो हम इसे भी 4 यूनिट बनाएंगे। अब देखिए इसे 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इस पूरे रेशियो में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ A कितना है 4 यूनिट, तो यहाँ भी A कितना है 4 यूनिट, यहाँ भी कितना है 1 यूनिट, तो यहाँ भी कितना है 6 यूनिट। अब देखिए हम इसमें जो B ऐड कर रहे हैं, B कितना से बढ़ जा रहा है, B ऐड कर रहे हैं तो B कितना से बढ़ जा रहा है, 5 यूनिट से बढ़ जा रहा है, जबकि हम इसमें B कितना ऐड कर रहे हैं, हम इसमें B कितना बढ़ा रहे हैं 10 लीटर, यहाँ और यूनिट में कितना बढ़ रहा है 5 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10 लीटर, 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10 लीटर। अब देखिए 5 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो जो हमारा शेष मिश्रण था उस मिश्रण का हम आयतन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जो है शेष मिश्रण है उसमें A कितना है 4 यूनिट, तो B कितना है 5 यूनिट, B कितना है 1 यूनिट, यानी टोटल कितना है 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 लीटर, यानी शेष मिश्रण हमारा क्या निकल के आ गया 10 लीटर निकल के आ गया। अब देखिए ये जो शेष मिश्रण है 10 लीटर कब बच रहा है, जब हम इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं, यानी शुरुआत में मिश्रण कितना होगा, शुरुआत में मिश्रण होगा 10 लीटर प्लस का 10 लीटर होगा। अब देखिए शुरुआत का हमें मिश्रण पता चल गया कि मिश्रण कितना है 20 लीटर है, शुरुआत में मिश्रण कितना है 20 लीटर। अब देखिए शुरुआत में A कितना है 4 यूनिट और B कितना है 1 यूनिट, यानी मिश्रण कितना हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 लीटर, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 लीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, शुरुआत में जो है A की मात्रा पूछ रहा है। देखिए शुरुआत में A कितना है 4 यूनिट। अब देखिए हमें 5 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 लीटर, यानी शुरुआत में A की मात्रा कितनी होगी 16 लीटर होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि A B C D 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B और D का गुणनफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, B और D का गुणनफल निकालना है, तो हमें सबसे पहले B और D का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में चारों संख्या का औसत क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में चारों संख्या का हमें औसत क्या दिया हुआ है, हमें औसत दिया हुआ है 42। अब देखिए हमें औसत क्या दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से चारों संख्या का योग निकाल सकते हैं, हम यहाँ से चारों संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस औसत में संख्या कितनी है 4 है, तो हम इस औसत में 4 से गुना करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 42 गुने 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में A B C D क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में A B C D ये क्या दिया हुआ है, 4 लगातार विषम संख्या दिया हुआ है। तो देखिए 2 लगातार विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है, तो हम यहाँ से A B C D का वैल्यू मान सकते हैं, हम यहाँ से A B C D का वैल्यू मान सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि A जो है वो 1 से, यानी सबसे छोटी विषम संख्या 1 से, तो उसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी x + 2 होगी, क्योंकि लगातार 2 विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है। उसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी
x प्लस 4 होगी और उसके बाद वाली x प्लस 6 होगी। अब देखिए यहाँ से हमने चारों विषम संख्या मान लिया, तो हम यहाँ से भी चारों विषम संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो यहाँ से योग क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा योग हो जाएगा 4x प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा योग क्या हो जाएगा, 4x प्लस 12 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आया, 42 गुने 4 निकल के आया, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 42 गुने 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यह हमारा अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 गुने 4। अब देखिए हम इस 4 से 4 को काट सकते हैं, हम इस 3 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम 42 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से a b c d का वैल्यू निकाल सकते हैं। a हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है b और d का गुणनफल, हमसे पूछ क्या रहा है b और d का गुणनफल, यानी हमसे पूछ रहा है 41 गुने 45 पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है 41 गुने 45। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, एक में अगर 45 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, हाथ में क्या आ जाएगा 4, उसके बाद हम 4 में अगर 45 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180, 180 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 184, यानी यहाँ से हमारा गुणनफल क्या निकल के आएगा, 1845 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1845। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितनी किलोमीटर की है। हमें क्या निकालना है, पूरी यात्रा की दूरी निकालना है। तो देखिए पूरी यात्रा की दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले पूरी यात्रा की दूरी कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम दूरी क्या माने ताकि हम उसका 2/15वां भाग और 9/20वां भाग आसानी से निकाल सके। तो देखिए उसके लिए हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम कुल दूरी को मान लेंगे 60 यूनिट, हम कुल दूरी को 60 यूनिट मान लेंगे। अब देखिए इस कुल दूरी में से रेल द्वारा कितना चल रहा है, रेल द्वारा जो है इसका 2/15वां भाग चल रहा है। तो देखिए 60 का अगर हम 2/15वां भाग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि कार द्वारा इसका 9/20वां भाग चल रहा है। तो देखिए हम इसका अगर 9/20वां भाग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और शेष जो है वो पैदल चल रहा है। अब देखिए टोटल दूरी कितना है, 60 यूनिट, जिसमें से रेल द्वारा 8 यूनिट चल रहा है, कार द्वारा 27 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया, ये 35 यूनिट हो गया। और शेष जो है वो पैदल चल रहा है। देखिए 35 यूनिट जो है दूरी तय कर लिया तो शेष कितना चलेगा, 60 में से 35 तय कर लिया, यानी शेष कितना बच गया, 25 यूनिट। अब देखिए 25 यूनिट जो है वो पैदल चल रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया कि 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है, यानी इस 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 10 किलोमीटर। 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 10 किलोमीटर। तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस 25 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें इसमें 5 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 5 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 10 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर, यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 किलोमीटर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कुल दूरी। अब देखिए हमने कुल दूरी क्या मान के रखा है, 60 यूनिट। अब देखिए हमें 5 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 60 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस 5 को अगर हमें 60 बनाना है तो हमें इसमें 12 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 12 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 12 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 2 में हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर, यानी कुल दूरी क्या निकल के आएगा, 24 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 24 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा। हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेषफल का 5 गुना है। और हमें क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया है, 46। हमें क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया है, 46 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा भाजक क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। हम 46 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 230। अब देखिए हमें भाजक पता चल गया तो हम यहाँ से भागफल निकाल सकते हैं। भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा
भागफल क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा 23। और हमें क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ है 46, हमें क्वेश्चन में शेषफल कितना दिया है 46। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है भाज्य, हमसे पूछ क्या रहा है भाज्य पूछ रहा है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 230 गुने 23 प्लस क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखिए हम इस 230 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 23 गुने 10, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा 23 गुने 10 गुने 23 हो जाएगा। यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर कितना 529, और हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक हमारा जीरो लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 46, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 6, 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, ये हमारा हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5। यानी यहाँ से हमारा भाज्य क्या निकल गया 5336, हमारा आंसर क्या निकल गया 5336। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। हमें क्या निकालना, सोमवार का तापमान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का हमें औसत तापमान दिया हुआ है, तो हम यहाँ से तापमान का योग निकाल सकते हैं। देखिए हमें औसत दिया हुआ है तो हम योग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस औसत में दिन की संख्या से हम गुना करेंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का हमें योग निकाल सकते हैं। योग क्या हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार के हमें जो है औसत तापमान दिया हुआ है। तो देखिए हमें औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से तापमान का योग निकाल सकते हैं। तापमान का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, दिन की संख्या से हम औसत में गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान का योग क्या निकल के आ जाएगा। हम अगर 41 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 123 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में गुरुवार का तापमान दिया है। हमें गुरुवार का तापमान कितना दिया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सोमवार का तापमान, हमसे पूछ क्या रहा है सोमवार का तापमान। तो देखिए अगर हम इसमें से गुरुवार का तापमान माइनस कर लें तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, मंगलवार और बुधवार के तापमान का योग बच जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का हमारा योग है। तो हम इसमें से अगर मंगलवार और बुधवार का तापमान माइनस कर ले तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सोमवार का तापमान निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 123 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए माइनस से अगर हम अंदर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 123 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हमारा क्या हो जाएगा 42 डिग्री प्लस हमारा हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम माइनस करेंगे 42 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ से हमारा सोमवार का तापमान क्या निकल के आ गया, 39 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। हमें क्या निकालना, समय का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि तीनों कारों द्वारा समान दूरी चली जा रही है, तीनों कारों द्वारा समान दूरी चली जा रही है। अब देखिए जब डिस्टेंस सेम हो तो एक हमारा कंसेप्ट होता है, जब डिस्टेंस सेम हो तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो क्या दिया है 2:3:4 दिया हुआ है। अब देखिए तीनों कारों द्वारा समान दूरी चली जा रही है तो यहाँ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2:1/3:1/4। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो निकल के आया ये हमारा रेशियो फ्रैक्शन में निकल गया है, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। अब देखिए फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में रहता है सभी जगह हम उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से सभी जगह हम गुना करते हैं। तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12,
तो देखिए हम 12 से सभी जगह गुना करेंगे। देखिए हम यहाँ अगर 12 से गुना करेंगे तो 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम यहाँ अगर 12 से गुना करेंगे तो 3 से 12 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। उसके बाद हम यहाँ अगर 12 से गुना करेंगे तो 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो देखिए यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के आ गया, टाइम का रेशियो निकल के आ गया 6:4:3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6:4:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।